आइए आज हम चलते हैं लेखक विक्रम सेठ के साथ एक सफर पर। यह कहानी उनकी किताब हेवन लेक का एक हिस्सा है जो उनके चीन से भारत तक के सफर के बारे में है। लेकिन आज हम उनके सफर के एक बहुत ही खास पड़ाव पर रुकेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू। लेकिन कोई भी सफर असल में होता क्या है? जब हम कहीं जाते हैं तो क्या सिर्फ नई नई जगहें देख रहे होते हैं, या फिर हम असल में किसी और चीज की तलाश में होते हैं? यही सवाल विक्रम सेठ की इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो कहानी की शुरुआत होती है काठमांडू से। विक्रम सेठ वहां पहुंचते हैं एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? एक सस्ता सा कमरा लेते हैं और बस कुछ घंटे आराम करते हैं। शहर की भागदौड़ में कूदने से पहले थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए ना। अगले दिन जब वो थोड़े तरोताजा हो जाते हैं तो मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ निकलते हैं शहर के दो सबसे अहम धार्मिक स्थल देखने। एक तरफ एक हिंदू मंदिर और दूसरी तरफ एक बौद्ध स्तूप। और यहीं से काठमांडू के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे उनके सामने आते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो दो मंदिरों में बंट जाता है। ये मंदिर एक ही शहर में हैं, पर ऐसा लगता है मानो दो अलग अलग दुनियाएं हों। एक पशुपतिनाथ और दूसरा बौद्धनाथ। तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं हिंदुओं के पवित्र मंदिर पशुपतिनाथ। और गेट पर ही एक तख्ती लगी है जिस पर साफ साफ लिखा है, प्रवेश सिर्फ हिंदुओं के लिए। अंदर का माहौल, अंदर एक तरह की पवित्र अफरा तफरी है, भक्ति भी है और भागदौड़ भी। अब जरा सोचिए वहां क्या क्या हो रहा है। हर तरफ पुजारी हैं, धक्का मुक्की करती हुई भीड़ है, पर्यटक हैं, गाय, बंदर, कबूतर सब जैसे आजादी से घूम रहे हैं। फिर अचानक नेपाल की एक राजकुमारी के आते ही सारी भीड़ सम्मान में झुक जाती है। और वहीं पास में बागमती नदी के किनारे चिताएं जल रही हैं, अंतिम संस्कार हो रहे हैं और पूजा के बाद मुरझाए हुए फूल नदी में बहाए जा रहे हैं। ये एक ही जगह पर जीवन और मृत्यु का एक साथ चलना है, बिल्कुल आंखों के सामने। पशुपतिनाथ की इस हलचल के बाद लेखक पहुंचते हैं बौद्धनाथ स्तूप। बौद्ध धर्म में स्तूप एक पवित्र गुंबद जैसा स्मारक होता है, और यहां का माहौल पशुपतिनाथ से एकदम उल्टा है। एक विशाल सफेद गुंबद और उसके चारों ओर बस शांति और ठहराव का एहसास। शोरगुल की जगह एक गहरा सुकून। तो देखिए, ये दो पवित्र जगहें दो कितने अलग अलग तजुर्बे देती हैं। एक तरफ है पशुपतिनाथ जहां उन्माद है, ऊर्जा है, शोर है, भीड़ है, और दूसरी तरफ है बौद्धनाथ जो शांति और ठहराव का एक प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां हर किसी का स्वागत है। अच्छा, मंदिरों से निकलकर लेखक अब काठमांडू की व्यस्त सड़कों पर आ जाते हैं। और ये गलियां, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, धार्मिक भी, जीवंत भी और पूरी तरह से कमर्शियल भी। जरा इन आवाज़ों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कहीं रेडियो पर फिल्मी गाने बज रहे हैं तो कहीं गाड़ियों के हॉर्न, साइकिल की घंटियां, और इन सब के बीच अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाते हुए दुकानदार। कोई फल बेच रहा है तो कोई तांबे के बर्तन या पुरानी चीजें। हर कोई इस शोर का, इस कोलाहल का हिस्सा है। एक ऐसा शोर जो सीधा कानों पर हमला करता है। और इस सारी भागदौड़ और शोर के बीच विक्रम सेठ खुद को इसमें खो जाने देते हैं। वो नींबू और मसाले वाली एक भुनी हुई छल्ली खरीदते हैं, कुछ कॉमिक्स पढ़ते हैं और एक ठंडी कोको कोला पीते हैं। कभी कभी शोर के बीच मिले सुकून के छोटे छोटे पल ही तो किसी जगह की असली पहचान होते हैं, है ना? और फिर इसी शोर के बीच अचानक एक आवाज लेखक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। ये आवाज उनके होटल के पास खड़े एक बहुत ही साधारण से बांसुरी वाले की है। बांसुरी की वो धुन इतनी साफ थी, इतनी मधुर कि वो गाड़ियों के हॉर्न और दुकानदारों की चिल्लाहट को चीरती हुई सीधे लेखक के दिल तक पहुंच रही थी। और उस बांसुरी वाले का नजारा भी बड़ा अनोखा था। उसके हाथ में एक खंभा था और उस खंभे पर चारों तरफ करीब 50-60 बांसुरियां लगी हुई थीं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी शाही यानी पॉक्यूपाइन के शरीर पर कांटे निकले होते हैं। बाकी दुकानदारों को देखिए, वो चिल्ला चिल्लाकर अपना सामान बेच रहे हैं, पर इस बांसुरी वाले का तरीका बिल्कुल अलग था, एकदम शांत। वो बस अपना खंभा जमीन पर रखता, उसमें से एक बांसुरी चुनता और उसे बहुत ध्यान से बजाने लगता। वो चिल्ला नहीं रहा था, उसकी धुन ही उसका विज्ञापन थी। और बस इसी बांसुरी वाले को देखते देखते लेखक को एक बहुत गहरा एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उनका ये सफर सिर्फ नई जगहें देखने के बारे में नहीं था, बल्कि किसी ज्यादा गहरी चीज को खोजने के बारे में था। उन्हें ये एहसास होता है कि बांसुरी की जो आवाज है वो किसी एक देश या संस्कृति की नहीं है। ये तो यूनिवर्सल संगीत है,
एक ऐसी धुन जो पूरी इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ती है। सोचिए जरा, चाहे वो जापान की शकुहाची हो या हिंदुस्तान की शास्त्रीय बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की गहरी सांस वाली बांसुरी हो या चीन की तेज और ऊंची तान वाली, हर संस्कृति ने बांसुरी को अपना एक अलग रूप दिया है, पर उसका जो सार है, उसकी जो आत्मा है, वो एक ही है। और शायद यही इसकी सबसे खास बात है। बांसुरी दुनिया के सबसे पुराने और मौलिक साजों में से एक है। इसे बजाने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं, सिर्फ सांस चाहिए। और सांस ही तो वो एक चीज है जो हम सभी इंसानों को, पूरी इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ती है। तो विक्रम सेठ के इस सफरनामे को यहीं रोकते हुए एक सवाल पीछे छूट जाता है, सोचने के लिए। वो कौन सी आवाज, कौन सी धुन या कौन सा एहसास है जो किसी भी इंसान को दुनिया के सारे शोर से ऊपर उठाकर किसी गहरी और यूनिवर्सल चीज से जोड़ता है?